आज के इस सेशन में जो है हम लोग कवर करने जा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स फ्रॉम एम.एच. अब्राहम। एम.एच. अब्राहम से जो है हम लोग कल यूफेमिज्म और यूफेइज्म और कोकोफोनी, यूफोनी, ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा था। और कल किसी का अपना कोई एक सवाल भी, क्वेरी भी आई थी कि कहाँ से है, तो हमने उसको सोर्स भी भेज दिया था कि ये यहाँ से चीजें ली गई हैं, ग्रुप पे भी पड़ा हुआ है। क्योंकि हम जो भी नोट्स आप लोगों को बना के दे रहे हैं वो डिट्टो, हाँ ये जरूर हो सकता है कि उसके एग्जाम्पल कहीं से हम दूसरी बुक से भी उठा लें, चाहे हम रोज मार्फिन से उठा लें, ऑक्सफोर्ड से उठा लें, कुलश्रेष्ठ से ले लें, कहीं से भी ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, अगर वो हमारे 4 राइटर से संबंध रखता है, चाहे विलियम शेक्सपियर हो, मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है, कार्ल्सवर्दी है। कोई भी टर्म अगर पढ़ रहे हैं, इन चारों राइटर का कोई वर्क उस कैटेगरी में आता है, तो हमने उसको प्रयास किया कि वो एग्जाम्पल में हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए रख दिया है। और 2 फायदे हैं उससे, एक तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये फला का वर्क है, आपने पढ़ रखा है तो वो चीज समझ में आ जाएगी। दूसरा, अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि ये वर्क क्या है, जैसे कॉमेडी ऑफ मैनर पूछ लिया गया था 2021 में, लव लेबर लास्ट का, तो इस तरह से जो भी टर्म हम पढ़ते जाते हैं तो उनको हम दूसरी बुक से भी या हम इंटरनेट से भी उठा के रख लें, उसको जो है वो भी संभव है। लेकिन जो फीचर हैं इसके, वो सेम टू सेम जो है इसी से मैच करते हैं। और जो फीचर एम.एच. अब्राहम में दे दिए गए हैं, और वो फीचर अगर किसी भी प्ले पे, किसी भी वर्क पे वो अप्लाई होते हैं, तो आयोग उसको कंसीडर करेगा। जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक लिरिक है, और इंटीरियर मोनोलॉग है। तो अगर कोई वर्क आपने ले लिया, तो उसका फीचर अगर उस पे अप्लाई होता है, तो फिर वो हर जगह माना जाएगा। तो इसलिए जो है हम मेन फाउंडेशन पे चलते हैं, एग्जाम्पल हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो कल जो है हम लोगों ने जो पढ़ा था यूफेमिज्म और यूफोनी, कोकोफोनी, आज जो है हम उसके आगे का टर्म पढ़ते हैं। ई से चल रहे हैं हम लोग, एक्सप्रेशनिज्म। तो जो एक्सप्रेशनिज्म है ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या फीचर आते हैं, इस विषय में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। अभी हम पेज नंबर 119 पर एम.एच. अब्राहम के पहुंच चुके हैं। अब पढ़ते चलते हैं हम लोग अपने पर्सनल नोट्स पर, जो हमने इसी बुक से ले करके अपनी लैंग्वेज में इसको क्रिएट कर दिया है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, या इसका फीचर है, इसका मतलब समझ लें कि इसका जो है एक्सप्रेशनिज्म है, उसका मतलब है क्या। जैसा कि हम वर्ड से ही इसके देख रहे हैं, समझ सकते हैं, एक्सप्रेस करना होता है कोई चीज, व्यक्त करना। एक्सप्रेस का मतलब अभिव्यक्ति जो है प्रस्तुत करना, अपने आंतरिक विचारों को किसी के समक्ष रखना, वही एक्सप्रेशन होता है। तो एक्सप्रेशनिज्म का मतलब ही होता है कि जब कोई राइटर या ऑथर, पोइट अपने निजी या फिर किसी इमेजिनरी कैरेक्टर के माध्यम से कुछ साइकोलॉजिकल या उसके इनर थॉट्स को, उसकी आंतरिक मनोदैहिक स्थिति को जो है ऑडियंस के सामने या रीडर के सामने रखता है, तो इस तरह के पूरे जनरा को जो है हम एक्सप्रेशनिज्म जो है लिटरेचर में कहते हैं। ये टर्म जो है बेसिकली 2 चीजों पर बेस्ड था, 2 जनरा पे, एक तो आर्ट में और दूसरा लिटरेचर में। तो चूंकि जो इसका मेन बेस है वो आर्ट से ही आया, सबसे पहले आर्ट पे ही जो है इसका उद्धरण किया जाने लगा। और वो हम आगे भी इस पे देखेंगे कि कहाँ पे कैसे जो है इसकी शुरुआत हुई और कैसे कैसे यहाँ तक हमें पहुंचा। हालांकि एक टर्म एक ऐसा टर्म है, जनरली चाहे वो एम.एच. अब्राहम आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें या किसी बुक नोटबुक से आप पढ़ें, इसको जनरली लोग स्किप कर देते हैं। हम उन्हीं टर्म को ज्यादा वरीयता देते हैं जो मेडिवल हैं या फिर जो ओल्ड हैं, जैसे कि बायोग्राफी है और सोनेट्स है, ओड है, ये थोड़ा मेडुअल या फिर पहले से प्रचलित है, काफी फेमस है, उन्हीं को हम तरजीह देते हैं और वहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। लेकिन जब हम मॉडर्न लिटरेचर की बात करते हैं, तो वहां पर ये जो साइकोलॉजिकल बेस्ड टर्म है, ये हमारे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
हालांकि ट्रेंड ग्रेजुएट में मॉडर्न लिटरेचर से बहुत क्वेश्चन बने नहीं है अब तक के। मॉडर्न लिटरेचर से पोस्ट ग्रेजुएट में या जीआईसी में बनने की ज्यादा संभावना है, लेकिन ट्रेंड ग्रेजुएट में पूछा नहीं जाएगा, ऐसा आयोग ने कहीं नहीं कहा और सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है। और चूंकि जितनी भी नोटबुक्स हैं आप उनमें सब में टर्म की सूची में देखेंगे एमएच अब्रम में अच्छा खासा इसने स्थान ले रखा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानते हुए चलते हैं। एक्सप्रेशनिज्म इज ए इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन जर्मनी। कहाँ पैदा हुआ है? जर्मनी में। and was prominent from 1910 to 1925, spanning the period before, during the after World War First। वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान की ही बातें हैं और उसी दौरान जो है ये अब्जर्ड लिटरेचर आता है और उसी दौरान जो है ये सारी चीजें। हालांकि अब्जर्ड लिटरेचर का पीरियड अलग है, लेकिन टाइम जो मॉडर्न लिटरेचर है उसी से वो बिलोंग करता है। इट इमर्ज्ड एज द रिएक्शन अगेंस्ट रियलिज्म। ये किसके अगेंस्ट आता है? जो अगेंस्ट वाली चीजें हैं ये जरूर ध्यान रखा करिए कि कौन जो है टर्म किसके अगेंस्ट आया है। मतलब जो है वास्तविक जो थी वस्तुता की दिखाने के बजाय यहाँ पर जो राइटर हैं अपनी राइटिंग में व्यक्ति की मन स्थिति को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने वर्क्स में। क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो है या उसके दौरान जो स्थितियां भयावह हुई उसको लेकर के अब किसी विषय वस्तु पर लिखा जाना कि ये मॉरलिटी है, चलो ये प्रकृति पे लिख रहे हैं, भगवान पे लिख रहे हैं, समुद्र पे लिख रहे हैं, इन सब चीजों के बजाय राइटर्स ने सोचा कि यहाँ पर आदमी मर रहा है उसकी व्यथा पहले बताओ, तो उसको यहाँ पर डिपिक्ट किया जाने लगा। तो इसे ही एक्सप्रेशनिज्म कहा गया। फोकसिंग ऑन द एक्सप्रेसिंग सब्जेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस, भावात्मक अनुभव जो है उनको यहाँ पर दिखाया जाना प्रमुखता दी जाने लगी। रेदर देन ऑब्जेक्टिव डिपिक्शन ऑफ द रियलिटी, जैसा कि विषय वस्तु में पहले दिखाते थे उसकी वास्तविकताओं को, उसके बजाय यहाँ पर भावनात्मक जगह ज्यादा मिलने लगी। इट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द एरा ऑफ मॉडर्निज्म ब्लेंडिंग अदर कंटेम्परेरीइज्म, जो उस समय के और जैसे सरियलिज्म एंड फ्यूचरिज्म, और उसी तरह से अब्जर्ड लिटरेचर भी आता है, उसमें भी ये सारी चीजें फीचर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अगर हम की फीचर की अगर बात करें तो एक फिलोसफिकल ये टर्म माना जाता है, एक मूवमेंट माना जाता है फिलोसफिकल, जहां पर जो है 7 पोर्ट्रेट इनर इमोशनल स्टेट्स, आंतरिक जो मना स्थिति को जो है व्यक्त किया जाता था, पार्टिकुलरली ट्रबल्ड समस्याओं को, हाइटेंड इमोशंस बहुत ही उच्च भावनात्मक स्थिति को, ऑफन एज रिस्पॉन्स टू द कास्टिक मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान या उस समय जो पूरी दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, जर्मनी भी उसी की श्रेणी में आगे था। हालांकि ये स्थितियां इंग्लैंड में ज्यादा प्रबल थी, लेकिन जर्मनी चूंकि उधरी का एरिया है यूरोप कंट्री का, तो सारी चीजें वहां भी हो रही थी, तो उस चीज को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया था। एक चीज और यहाँ पर थी कि जो वहाँ के राइटर्स और जो इंटेलेक्चुअल्स थे उस समय का जो अर्बनीकरण हो रहा था, मतलब शहरीकरण जो हो रहा था, तो उससे ऐसा उनको लगता था कि जो ग्रामीण एरिया है वो शहरों से बिल्कुल अलग हो जाएगा, एक दो समाज बन जाएंगे, एक शहर का समाज बन जाएगा, एक ग्रामीण समाज बन जाएगा, जैसा कि आप अपने यहाँ भारत में अब देख रहे हो। ऐसी स्थितियां जो है यूरोप में बहुत पहले होके गुजर चुकी हैं, आज सब कुछ वहां पर वेल मेंटेन हो चुका है। अब अपने यहाँ जो है वही स्थितियां बढ़ रही हैं कि नगरीकरण बढ़ रहा है, गांव वाले लोग नगरों की तरफ मूव कर रहे हैं और गांव वाले गांव में ज्यादा पीछे चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां ही उस समय जब थी उसको यहाँ इन्होंने डिपिक्ट किया है। द मूवमेंट एम्फसाइज द पर्सनल विजन ओवर द रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, जो उस समय की विषय वस्तु थी उसके बजाय उन्होंने कल्पनाओं का और भावनाओं को ज्यादा जगह दी है। यहाँ पर जो है इसके जो राइटर थे डिस्टॉर्शंस एग्जैजरेशन को ज्यादा डिपिक्ट करते थे। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि कोई चीज को एक विकृत रूप देना, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो साइंस था, जो मॉडर्निटी आ रही थी, उसको जो है लोग बड़ा अच्छा मान रहे थे कि इससे तो विकास हो रहा है, लेकिन उसको जो है उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं इसको ये लोग यहाँ पर डिपिक्ट करते थे। जैसे बीट राइटर वगैरह जो थे वो सब इसी मूवमेंट के अंतर्गत आते थे। एग्जैजरेशन का मतलब होता है वही हाइपरबली की तरह की चीजें हैं, बढ़ा चढ़ा करके चीजें इनको दिखाते थे।
visual and literary depiction often distorted external reality convey to intense feeling. Heavy use of the symbol represent the psychological and emotional states. यहाँ पर ये डिस्टोपियन थीम ज्यादातर करते थे, मतलब कोई चीज अच्छी चीज को जो है, डिस्टोपिया और यूटोपिया दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हैं। यूटोपियन का मतलब क्या होता है, कोई एक इमेजिनरी प्लीजेंट वर्ड, और डिस्टोपिया का मतलब अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड, मतलब कल्पना कर लो कि हम जो है बहुत ही अच्छी जगह पर हैं, हमारे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे जगह पहुंच गए, जो चीज चाहते हैं वो चीज मिल जाती है हमको, तो ये आपका यूटोपिया हो गया, जैसे यूटोपिया वर्क था। और डिस्टोपिया का मतलब यही, आपने इसका अपोजिट कल्पना कर लिया कि हम गए हैं कहां पर, वहां पर तो नर्क में चले गए, वहां पर ये हो रहा, किसी को मारा जा रहा, काटा जा रहा, बड़ा ही सब कुछ गलत गलत दिमाग में बना लिया, तो वो सब चीजें डिस्टोपिया हो गया। तो यहाँ पर जब वर्ल्ड वार के समय की स्थिति थी, तो जो राइटर्स थे तो वो सब डिस्टोपियन चीजें, आखिर भयावह चीजों में भी बहुत भयानक कल्पना उन्होंने दिखा दिया। ऐसे आप हॉलीवुड की कोई मूवी देखो तो उसमें कई चीजें दिखाते, दुनिया खत्म हो रही है, तो ऐसे हिसाब से लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये इसी चीजें जो है इस तरह के लिटरेचर में दिखाई जाने लगी। थीम जो है यहाँ पर एलिनेशंस और सॉलिट्यूड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी पर डिपेंड जो है चीजें दिखाती थी, मतलब एकांतता और जो है डिटैचमेंट और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के दुष्प्रभावों को ज्यादा यहाँ पर लिटरेचर में दिखाया जाता था। फियर ऑफ कास्टिक एंड अर्बन इंटीग्रेशन, वही जो हमने बताया अभी, जो अर्बन डिसइंटीग्रेशन था कि उनसे जो समन्वय की कमी होती चली जा रही है, उस पे चीजें लिखी जाती थी। रेडिकल एक्सप्रेशन प्रोजेक्ट द यूटोपियन आइडियल फॉर अ बेटर वर्ल्ड, यहाँ पर जो है इससे डिस्टोपिया तो दिखाते थे, साथ साथ पे यूटोपियन चीजें भी दिखाते थे, मतलब प्लीजेंट और अच्छी चीजों की भी कल्पना दिखाते थे कि शायद ऐसा नहीं, ऐसा अगर किया जाए तो ये वर्ल्ड वार भी रुक सकता है, इतनी मारी भी रुक सकती है, और शहरी और नगरीकरण के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं, ये भी जो है कम की जा सकती हैं। अगर हम प्रिकर्सर की बात करें तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सबसे पहले विजुअल आर्ट में स्टार्ट हुआ था, पेंटिंग में, जैसे विंसेंट वैन गॉग, ये जो सबसे पहले इन्होंने जो है एक पेंटिंग में, राइटिंग में जो है इसको इमोशनली चीजों को दिखाना सबसे पहले चालू किया था। पॉल गॉगिन, ये जो है विजनरी सिंबॉलिक आर्ट थे, इनका एडवर्ड मंच का जो है द क्रे, एक लिथोग्राफ था। लिथोग्राफ क्या होता है, आपने जो है वैसे तो जनरली ये होता है कि किसी जो पत्थर पे, इसको कह सकते हैं कि शिला मुद्रण या शिलालेख, शिलालेख तो लेखनी हो जाएगी, कोई लिपि होगी, ये होगा शिला मुद्रण, मतलब कोई पत्थर, उस समय के लोग जैसे बड़े कलाकार होते थे तो आर्ट वगैरह ज्यादा नहीं, कागज वगैरह मिला उनको, तो पत्थर पे ही कुछ न कुछ उन्होंने उकेर दिया, पेंटिंग बना दिया, ऐसे तोड़ फोड़ करके कुछ न कुछ चीजें बनाते रहते थे, तो इसे ही कहते थे लिथोग्राफ, जो कि आज की डेट में जो है ये लिथोग्राफ जो है उस पे आ गया है। जैसे आप जब शादी या मुंडन के या किसी संस्कार के कार्ड छपवाने जाते हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस वाले जो है एक 4 कोने का ऐसा रखे हुए होते हैं, और उसमें जो है कुछ पहले से लगा हुआ होता है, पेंट रख रख के उसी पे छापते रहते हैं कार्ड को, तो उससे भी ये मॉडर्न टाइप जो है लिथोग्राफ का आप मान सकते हैं। तो ये वर्क था इनका द क्राई, ये वर्क था इनका एडवर्ड मंच का, वहां से जो है एक्सप्रेशनिज्म की शुरुआत अच्छे से मानी जाती है। लिटरेचर में हमारे काम का ये चीजें हैं भाई, पेंटिंग तो हम इसलिए जानते हैं क्योंकि आया वहीं से है, और ये नाम हम इसलिए जानते हैं 3 नाम क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है ये सारी चीजें आई, लेकिन आया तो लिटरेचर में है। तो लिटरेचर के लिए नाम जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है चार्ल्स बॉलियर, ये बॉदला नहीं है, बॉलियर है, चार्ल्स बॉलियर और आर्थर रिम्बाउड, ये जो एक फ्रेंच पोइट रहे, जिन्होंने जो है इमोशनल इमेजरी का जो है अपनी राइटिंग में, अपने पोएम्स में डिपिक्ट किया है। और फाइडर डॉस्टोस्की, ये रशियन नॉवेलिस्ट रहे, इन्होंने इस्तेमाल किया, हालांकि जो ये चार्ल्स बॉलियर है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी रशियन तो है, हाई में पूछा सकता है, टीजीटी में कमी उम्मीद है, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। फ्रेडरिक जो है नीचे, ये तो कई बार पूछा गया नाम है, जर्मन फिलासफर थे जो एक्सटेंशनलिज्म की थ्योरी पर बिलोंग कर संबंध रखते थे, ये भी इमोशनल चीजें दिखाते थे। और ऑगस्टस स्ट्रिनबर्ग, ये नाम ऐसे हैं, स्वीडिश हैं ये,
ये नाम ऐसे हैं जो ध्यान रखा जाना चाहिए। पॉलिटेक्निक में इस तरह के क्वेश्चन बने थे जो पिछला भी टेस्ट हुआ था, और हायर में भी इस तरह के क्वेश्चन बने हैं, और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि टीजीटी में नहीं बनेंगे। अगर हम लिटरेचर में पोएट्री की बात करें तो उसमें सिंबॉलिक और फ्रेगमेंट इमेजरी दिखाई जाती थी, और इसमें सबसे जो आगे काम करने वाले थे उसे बीट राइटर, जो बीट जनरेशन के लोग थे पोइट्स, वो ज्यादा इससे जो है इत्तेफाक रखते थे, जिसमें जो है एलन गिन्सबर्ग ज्यादा फेमस नाम आता है। इसके साथ साथ गॉटफ्रेड वेन और जॉर्ज ट्रैकल, ये भी नाम जो है इसी से बिलोंग करते हैं। प्रोज फिक्शन में अगर हम बात करें तो ये भी स्ट्रक्चर को ज्यादा फोकस करते थे, और एलिनेशन और सिंबोलिज्म ये भी दिखाते थे। इसमें जो नाम फेमस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फ्रेंच कोफ्का के वर्क जो है, जैसे द मेटामॉर्फोसिस एंड द ट्रायल, ये वर्क पूछे जाते हैं जनरली। ये सब एक्सप्रेशनिज्म से रिलेटेड है और उन्हीं का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि आप ऑब्जर्व लिटरेचर में सैमुअल बकेट को आपने सुना होगा, उनका वर्क भी वहां पर आपने देखा है, और जोसेफ हेलर, ये सब एब्जर्व लिटरेचर से भी बिलोंग करते हैं और एक्सप्रेशनिज्म से भी ये बिलोंग करते हैं। एक्सप्रेशन थीम जो है इनमें जेम्स जॉयस का अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ये भी इसका एक उदाहरण है। मोस्ट जो फेमस नाम है वो है वर्जीनिया वुल्फ, टू द लाइट हाउस, इनका जो है एक्सप्रेशनिज्म का एक अच्छा उदाहरण इनका ये वर्क माना जाता है। सर ये मेटामॉर्फोसिस ये इन्हीं का है, कोपका का? इन्हीं का है। ओके सर, ओबिट का एक्सप्रेशनिज्म, भी है ना सर, ओबिट का मेटामॉर्फोसिस। द मेटामॉर्फोसिस ये फ्रेंच कोफ्का का है, एक्सप्रेशनिज्म से, ठीक है। ओके सर। एक्सप्रेशनिज्म इन ड्रामा की फीचर्स के, यहाँ पे जो लोग लिखते थे जनरली जो है एनोनिमस कैरेक्टर दे देते हैं। जैसे आप जो है वेटिंग फॉर गोडोट पढ़ेंगे तो उसमें जो है एक कैरेक्टर जो है बोल रहा है तो दूसरा आगे सुन कौन रहा पता नहीं चल रहा है, तो कुछ एनोनिमस कैरेक्टर के बीच में जो कन्वर्सेशन दिखा देते हैं लोग। और एपिसोडिक स्ट्रक्चर होता है, एक साथ बुक फॉर्म में ना करके एक जो है साप्ताहिक या मंथली मैगजीन टाइप में चीज निकालते रहते हैं। और इनकोहेरेंट डायलॉग मतलब बेतुके डायलॉग भी यहाँ पर दिखाते रहते हैं, और स्टेज भी अपना दिखाते हैं। इसमें देखो एब्स्ट्रैक्ट लेवल का चीजें जो है ज्यादा दिखाई जाती हैं। कुछ प्ले राइट्स हैं, जॉर्ज कैसर्स, इंडस्टॉलर्स, इनका वर्क भी दिया हुआ है, और बर्टाल्ट ब्रेच ये भी एक फेमस नाम है। और इनका जो मार्श रेनबर्ट इंट्रोड्यूस द रोल स्टेज इन द मॉडर्न लाइटिंग इफेक्ट डायरेक्टेड बाय, ये सब मूवीज वगैरह की चीजें हैं, लेकिन ये चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो है इन्फ्लुएंस अमेरिका जो थिएटर रहा उसमें जो है यूजेन ओनेल, द एम्परर जोन्स, यहाँ से भी आप से क्वेश्चन बन सकता है, एल्मर राइस। और जो इम्पोर्टेंट अलग से जो नाम है कुछ है यहाँ पर आर्टिस्ट जो हम पहले नाम में बता चुके हैं, मंच वगैरह है, बर्नटल के भी बता चुके हैं, कोफ्का है, मेटामॉर्फोसिस है, और कैसर है, और एक फिल्म जो है इस पे बनी है कई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो रह गया आज का हमारा, हो गया एक्सप्रेशनिज्म, मतलब अभिव्यक्तिवाद, या फिर अपना जो है विचारों को प्रकटीकरणवाद कह सकते हैं। अब इस तरह से जो है हम देख ले कि इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ में, ताकि हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर? क्या मूवमेंट था? इमोशनल्स को जो है दिखाना होता था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इमोशनल सर बी वाला, इमोशनल बी एक्सपीरियंस ओवर बी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है, रियलिटी, बी ऑप्शन। बहुत सही, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन आपका, नहीं क्वेश्चन नहीं अगला, तो एक्सप्लेनेशन है। ये है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की फीचर ऑफ द एक्सप्रेशनिज्म? यूज ऑफ डिस्टोपियन ये तो करते थे, है ना। और क्या था? ट्रेडिशनल प्लॉट स्ट्रक्चर कैरेक्टर डेवलपमेंट, नहीं, इनके जो ट्रेडिशनल प्लॉट को ये वायलेट करते थे, और जो कैरेक्टर होते थे इनके जनरली एनोनिमस होते थे। फ्रेगमेंट इमेजरी होती थी, सिंबलिज्म यूज करते थे, और डिपिक्शन ऑफ एलिनेशन एंड सॉलिट्यूड ये भी करते थे। मतलब बी आपका सही होगा। बी जो है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते थे, मीडिया रिक्स भी चालू कर देते, नहीं मीडिया रिक्स था। का मतलब बीच से भी चालू कर देते थे, एब्सर्डिटी वाली चीजें करना चालू कर देते थे। ये बी सही होगा आपका।
Which artistic work considered the seminal visual expression movement particularly depicting emotional? कौन आए सबसे पहले जो है? एडवर्ड मंच। एडवर्ड मंच। Which of the following plays associated with the expressionist drama? किसके हैं? The adding machine of the Elmer Rice, ये ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन, which feature expressionist drama emphasize the universal human experience or individual ones? क्या हो जाएगा? इनके जो एनानिमस करेक्टर होते थे, बिना नाम के करेक्टर, कभी कभी इमेजरी करेक्टर ये प्रेजेंट कर देते थे। इस तरह से हम लोगों ने आज एक जो महत्वपूर्ण टर्म है, ये टीजीटी से लेकर के पीजीटी और जीआईसी प्री और मेन तक के जितना कुछ हमने बताया है, ये लगभग चीजों को कवर करता है। हालांकि जीआईसी मेंस का एक अलग स्कोप ही है, उस पर अलग से भी काम करने की जरूरत होती है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक।